शिकारी मरगोल आंखों से अंधा था। उसके अंधा होने के पीछे भी एक पुरस्कार दास्तान थी। हुआ यूं कि अभी ये नगर आबाद ही हो रहा था जिसमें वो रहता था कि वो एक तेज रफ्तार हिरन के पीछे भागता हुआ यहाँ तक पहुँचा। वो हाँफ रहा था और हिरन यहाँ पहुँचकर पहाड़ी के नीचे ओझल हो गया। वो सरहद थी और इसे आगे जाने का कानूनन हुक्म न था, और कानून सिर्फ इंसान के लिए है जो मुहज्जिब है, पढ़ा लिखा है, अपना और समाज का अच्छा बुरा समझ सकता है। उस चौकड़िया बढ़ते हिरन के लिए नहीं जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बगैर जरूरी कागजात के दाखिल हो जाता है। लिहाजा मरगोल वहाँ रुक गया। उसने पहाड़ के दामन में इस्तादा एक तख्ती देखी जिस पर लिखा था, बगैर इजाजतनामा के आगे बढ़ना कानूनन मना है, और ये कानून दोनों मुल्कों के हकाम की मर्जी से बना है। मरगोल को अपनी शिकस्त का बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ, बेबसी पर अफसोस हुआ और इंसान होने पर निदामत हुई। गहरी सांस लेता हुआ दाहिने हाथ में वजनी बंदूक थामे कीचड़ से लथपथ अपने शिकारी बूटों को देखने लगा, और उसके जिस्म से पसीना यूं फूट पड़ा जैसे चश्मे से पानी उबल पड़ता है। उसने अपने इर्द गिर्द नजरें घुमाकर देखा। दाएं तरफ एक ऊंची सुरमई पत्थरों वाली पहाड़ी थी जिस पर हरी बड़ी बूटियां उगी थीं। सामने दूर दूर तक सरसब्ज मैदान फैला था जिसमें ऊंचे घने दरख्त झूम रहे थे। बाईं जानिब वसी गहरा समंदर था जिसका पानी दीवानों की तरह साहिल से सर टकरा रहा था, और पीछे वो जंगल था जिसे वो फलांग कर आया था। और इस सारे माहौल में नीले आसमान के तले एक नया नगर तामीर हो रहा था जिसमें इंसानी जरूरियात की तमाम चीजें मुहैया की जा रही थीं। फसल अभी आदमी के कद तक ही ऊंची हुई थी और नगर का बड़ा द्वार खड़ा किया जा रहा था। उसने देखा कि सब अच्छा है। उसने वहीं रहने का इरादा कर लिया और वहीं रहने लगा। कुछ ही दिनों के बाद वो इस दुनिया का एक हिस्सा बन गया और नगर के दूसरे लोग इसे जानने लगे और वो उनसे वाकिफ हो गया। लिहाजा वो सूरज निकलते ही नगर द्वार से बाहर निकलता और अपनी बंदूक के बलबूते पर शिकार करके शाम को वापस लौट आता। एक शाम जब वो कुछ खरगोश मारकर लौट रहा था, उसने एक बड़ा ही अजीब मंजर देखा। एक स्याफाम अलफ नंगी औरत समंदर में से निकली और साहिल की रेत पर अपने पाँव के निशान छोड़ती हुई पहाड़ की तरफ बढ़ने लगी। औरत का जिस्म बलाका पुरकशिश था और डूबते हुए सूरज की रोशनी में उसके जिस्म का अंग अंग चमक रहा था। मरगोल के जहन में उथल पुथल सी हुई और अचानक उसने देखा कि मरे हुए खरगोशों में से एक खरगोश ने आंखें खोली, एक अंगड़ाई ली और फिर उसकी रस्सी का हल्का खोलकर ये जा वो जा जंगल की तरफ भाग गया। मरगोल अच्छा शिकारी था, मगर कुदरत भी बड़ी सितम ज़रीफ चीज़ है कि आदमी को सब कुछ नहीं देती। लिहाजा मरगोल कुव्वत मर्दमी से महरूम था, लेकिन खरगोश की इस हरकत ने उसके जिस्म में एक अजीब तरह की फरेरी पैदा की और वो महसूस करने लगा कि वो इस एहसास से दोचार हुआ है जिससे जिंदगी भर उसका साबका नहीं पड़ा था। वो खुश हुआ और दीवानावार उस औरत के पीछे भागा। औरत बला की तेज रफ्तारी से चलने लगी। वो हाँफता हुआ उसके पीछे जा रहा था। सूरज पहाड़ के पीछे गुरूब हो गया और सारे में धुंधलक्का फैल गया, और इस धुंधलक्के में वो औरत पहाड़ की एक खो में दाखिल हुई और नजरों से ओझल होगी। वो लपक कर खो के दहाने तक पहुंचा और उसने देखा कि अंदर गहरी तारीकी है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसने पुकारा, ए औरत, तू कहाँ है? हम तुमसे मिलना चाहते हैं। तू हमारी जिंदगी के लिए लाजिम होगी है। ए शिकारी मरगोल, अंदर मत आना। खो के दहाने से आगे की जमीन तुम पर आग बरसाएगी और तुम अपने अंदर के जज्बे और बाहर की आग से जलकर राख हो जाओगे। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो बरसा बरस तक तुझे तग्गोदो करना होगी और फिर कहीं जाकर तू वसल की मसरत पाएगा। खो के अंदर से स्याफाम औरत की मुतरन्नम आवाज सुनाई दी जो उसकी जिस्मानी कशिश से भी ज्यादा पुरकशिश थी। मरगोल के हाथ में पकड़ी हुई बंदूक तरफ उठी। उसका जिस्म मारे गुस्सा के कांप उठा और उसने जमीन पर से पत्थर उठाया और खो के अंदर दे मारा और गुस्सा में चीखा, मैं मर्द हूँ और ये मेरा शेवा नहीं। तुमने अगर अपने आप को मेरे हवाले ना किया तो मजबूरन मुझे अपनी बंदूक से काम लेना होगा। अंदर से एक कड़ाक सुनाई दी और फिर एक गजबनाक आवाज, तुमने मुझको पत्थर से मारा। अब तुम पर लाजिम है कि हर रोज इसी वक्त मुझ पर आकर पत्थर की ज़रब लगाओ, और अगर तुमने अपने मामूल में नागा किया तो मेरा कहर तुम पर नाजिल होगा और तू जिंदा न बचेगा। इसके बाद आसमान से बिजली चमकी और बादल गरजे और सब तरफ तारीकी फैल गई और मरगोल खौफज़दा हो गया। उसके हाथ में पकड़ी हुई बंदूक और कंधे से लटकते हुए मुर्दा खरगोश बारिश में भीग गए और वो ठिठुरता हुआ वहाँ से चला गया।
اور اپنے گھر پہنچ کر دم لیا۔ اگلی صبح مرغول پورا مرد تھا اور اس کے بعد اس نے یک کے بعد دیگرے کئی عورتوں سے اپنے تعلقات قائم کیے اور زندگی کی بے پناہ مسرت سے ہمکنار ہوا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اب وہ جانور کی آہٹ اور پرندے کی آواز پر گولی مار کر اسے ڈھیر کر سکتا تھا۔ شام کو جب وہ جنگل سے شکار کر کے واپس لوٹتا تو معمول کے مطابق بلا ناگا کھو کے دہانے پر کھڑا ہو کر زمین پر سے ایک پتھر اٹھاتا اور پھر اسے کھو کے اندر دے مارتا۔ اب اندھیرے میں سے عورت کے دبے دبے کہے کی آواز سنائی دیتی اور وہ خوف زدہ سا اپنے گھر کی طرف بڑھ جاتا۔ شہر تب تک پوری طرح آباد ہو چکا تھا۔ یہ معمول کئی برسوں تک چلتا رہا کہ ایک دن سورج نہ نکلا، سب طرف قہر چھایا ہوا تھا۔ اتنی گہری دھند تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ مرغول کے بستر پر شہر کی خوبصورت ترین عورت شب باشی کے لیے موجود تھی، جو بھی بیدار نہ ہوئی تھی کہ اس کا جسم گہرے سکھ میں ڈوبا ہوا تھا۔ مرغول نے اس کے خوبصورت سی ڈول چکنے جسم پر اپنے ہاتھ پھیرائے۔ وہ کسمسا کر ذرا سا مسکرائی اور بدستور سوتی رہی۔ مرغول نے سوچا آج وہ شکار پر نہیں جائے گا کہ جانور اور پرندے سب اپنی اپنی رہائش گاہوں میں دب کے پڑے ہوں گے۔ اس نے عورت کے گرم گرم جسم سے اپنے آپ کو لپیٹ لیا اور سر اس کی چھاتیوں میں دے کر پھر سے سو گیا اور بے خبر ہو گیا۔ شام ہونے سے پہلے پہلے بارش بھی شروع ہوگی۔ اگلے دن جب مرغول شکار کو جانے لگا تو اس نے اس کھو کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ الف ننگی سیافہ عورت دہانے پر کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ غضبناک تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے مرغول کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مرغول غیر ارادی طور پر جیسے کسی جادو نے اسے جکڑ کر رکھا ہو آہستہ آہستہ کھو کی طرف بڑھنے لگا اور پھر عورت کے بالکل مقابل کھڑا تھا۔ اس میں بولنے تک کی طاقت نہ تھی۔ تم نے کل اپنے معمول کو توڑ دیا شکاری مرغول۔ تم نے کل جو پتھر مجھ پر نہ مارا اس پتھر کا کیا ہوا؟ اور میرے جسم کا وہ حصہ جس پر کل چوٹ نہ پڑی اس کا کیا ہوگا؟ میں نے تمہارے جسم کو جو طاقت دی وہ قدرت نے تمہیں عطا نہیں کی تھی۔ شرط تھی کہ تم بلا ناگا مجھ پر پتھر برساؤ گے۔ تم نے وعدہ خلافی کی، لہٰذا سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ لمحے جو تم گزار رہے ہو، یہ سانسیں جو تم لے رہے ہو، تمہاری زندگی کی آخری سانسیں ہیں۔ عورت نے اسے قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور مرغول نے دیکھا کھو میں سے نکل کر ایک سیاہ ناگ عورت کے اشارے کا منتظر ہے۔ موت مرغول کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ رحم رحم میں عورت کہ کل گہری دھند تھی اور اس وقت شدید بارش جب مجھے یہاں تمہاری پرستش کے لیے آنا تھا۔ میں آج 2 پتھر تم کو مار دوں گا۔ مرغول گر گرایا۔ پتھر تو 2 چھوڑ 4 بھی مارے جا سکتے ہیں، لیکن وہ لمحہ جو اس پتھر کے مقدر کے ساتھ وابستہ تھا واپس نہیں آ سکتا۔ بہرحال سزا تو تمہیں بھگتنا پڑے گی، عورت نے جواب دیا اور کالا ناگ آہستہ آہستہ مرغول کی طرف بڑھنے لگا۔ نہیں، مرغول چیخا، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں تو پھر زندگی کے برابر عزیز چیز تمہیں دینا ہوگی۔ عورت نے کہا وہ کیا ہو سکتی ہے؟ سانپ بالکل قریب پہنچ گیا تھا اور پلٹ کر عورت کی طرف دیکھنے لگا۔ قوت مردمی یا بینائی؟ عورت بڑی مدم اور ملائم آواز میں بولی۔ مرغول نے ایک لمحہ کچھ سوچا اور کہا بینائی۔ عورت نے اپنے دائیں ہاتھ کی پہلی انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی۔ کالا ناگ اچھلا اور دوسرے ہی لمحے اس کے ہونٹ مرغول کی کن پٹی سے چپک چکے تھے۔ ایک شدید درد کا احساس ہوا اور پھر اس کے بعد جیسے اس کے ہون میں انگارے بھر دیے گئے ہوں، اور پھر ایک دم سب طرف تاریکی پھیل گئی۔ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، نہ عورت، نہ سانپ، نہ پہاڑ، نہ سمندر اور نہ جنگل۔ مرغول سسک کر رو رہا تھا۔ شکاری مرغول آنکھوں سے اندھا تھا، مگر وہ جانوروں کی آہٹ اور پرندے کی آواز کی سیر میں گولی مارتا تھا اور اس کا نشانہ کبھی خطا نہ ہوتا تھا، اور وہ قوت مردمی سے مالا مال بھی تھا۔ ایک شام وہ شکار سے لوٹ رہا تھا کہ مقررہ وقت پر کھو کے دہانے پر پہنچ کر رکا۔ حسب معمول اس نے زمین پر سے ایک پتھر اٹھایا اور اندازے سے کھو میں دے مارا۔ خلاف معمول اندر سے کوئی آواز نہ آئی، نہ ہلکے ہلکے کہے کی اور نہ ہی کراہ کی۔ وہ بہت حیران ہوا، اتنے برسوں میں آج پہلی بار کھو میں سناٹا تھا۔ وہ بے اختیار پکار اٹھا، اے عورت، تو کہاں ہے؟ میں نے اپنا معمول پورا کیا، لیکن تمہاری طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ کیا اجازت ہے کہ میں اپنا شکار لے کر اپنے گھر چلا جاؤں؟ لیکن پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ وہ پہاڑی کی طرف سے سمندر کی طرف مڑا اور نگر دوار کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے شکاری بوٹوں کے نیچے ساحل کی ریت دب دب جاتی تھی۔ وہ حیرانی اور خوف ملے جذبات میں ڈوبا ہوا آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہا تھا، اندازے کے مطابق صحیح سمت میں جا رہا تھا کہ اچانک کسی چیز سے ٹکرا گیا۔
बड़ी मुश्किल से अपना तवाज़ुन कायम रख सका और फिर जरा हटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार गिर ही गया। उसके हाथ जिस चीज पर पड़े वो एक सर्द जिस्म था जो बिल्कुल अकड़ चुका था। उसने टटोल टटोल कर देखना शुरू किया। सर से चेहरा, चेहरे से गर्दन, गर्दन से सीना, सीना उबड़ा हुआ सख्त किसी औरत का, फिर पेट, और पेट के ऐन वस्त में नाफ की गहराई, और उसके नीचे बाल और बालों के जंगल में। वो डर सा गया, लेकिन उसने अपने हाथ सिडोल रानों पर फिसलाते हुए नाजुक पाँव की अकड़ी हुई उंगलियां पकड़ लीं। कौन है ये? उसने फसफसार कर अपने आप से पूछा। कहीं, और फिर जैसे ही उसके जहन में वो ख्याल बिजली की तरह गूंदा, उसके मुंह से एक दिलदोज चीख निकली और उसे अचानक एहसास हुआ कि वो कुव्वत मर्दमी से एकाएकी महरूम हो गया है। वो गिड़गिड़ाकर उठा और अपना शिकार वहीं छोड़कर नगर की तरफ भागा। आज उसकी बंदूक उसे बहुत वजनी लग रही थी। नगर की सराय के करीब से गुजरते हुए उसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। उसका दिल उससे ज्यादा तेजी से धड़क रहा था। वो अपने मकान में दाखिल हुआ। बंदूक उसने एक तरफ फेंकी और बगैर कपड़े और जूते उतारे बिस्तर पर दम से गिरा। सुबह सारे नगर में यह खबर गर्म थी कि कल रात एक अजनबी सफेद घोड़े पर सवार नगर की सराय में उतरा। उसने घोड़ा खूंटे से बांधा और उसके सामने हरी घास बखेर दी। घोड़ा इसे देखकर गर्दन हिलाता हुआ हिनहिनाया और अजनबी सराय में दाखिल हुआ। उसने अपने झोले में से घर की कशीद करदा शराब की बोतल निकाली, सराय के ताम खाने से बुना हुआ गोश्त लिया, अपने कमरे में पलंग पर लेटकर गरम गरम भुने हुए गोश्त के साथ शराब पी और थकान से चूर ओंगने लगा। फिर सो गया। ऐसा सोया कि आज सुबह ना उठा। उसकी लाश पर मक्खियां बिन बिना रही हैं और बाहर खूंटे से बंधा घोड़ा अपने खुर से जमीन कुरीदता हुआ हिनहिना रहा है। जब ये खबर शिकारी मरगोल ने सुनी तो वो कांप उठा। उसी वक्त शहर की हसीन औरत और मुतवम्मिल तरीन औरत की मुलाजमा उसके लिए आज रात उसके साथ गुजारने का पैगाम लेकर आई। उसने उसे दुत्कार दिया और अपनी बंदूक लिए साहिल की तरफ लपका। साहिल पर कहीं भी औरत का वो जिस्म उसे ना मिला। कल का फेंका हुआ शिकार भी उसे ना मिला तो वो अंदाजे से पहाड़ी खो की तरफ बढ़ा। वहां जाकर उसने बेतहाशा पुकारना शुरू किया, ए औरत, ए औरत, लेकिन खो में से कोई आवाज न आई। फिर उसने पागलों की तरह पत्थर उठा उठा कर खो में मारने शुरू किए, मगर फिर भी उसे कोई जवाब न मिला और वो जंगल की तरफ जाने की बजाय नगर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। उस शाम तक सारे शहर में ये अफवाह फैल गई कि साथ वाले मुल्क में एक अजीबोगरीब बीमारी फैल गई है कि जो रात को सोता है वो जिंदा नहीं उठता और लोग वहाँ से भाग भाग कर इधर उधर जा रहे हैं। इतने में एक और खबर मिली कि नगर की सराय के बाहर बंधा हुआ सफेद घोड़ा भी आखिरी बार हिनहिनाया। फिर खड़े ही खड़े उसकी आंख झपकी और दराम से ऐसा जमीन पर गिरा कि उठ न सका। सारे शहर में बत्तियां जल उठी थीं और लोग अपने अपने घरों को छोड़कर गलियों और बाजारों में निकल आए थे। कोई सोने के लिए तैयार न था। सभी इस खुदाई कहर पर तबादला ख्यालात कर रहे थे। औरतें दरवाजों की ओट में खड़ी थीं और बच्चे मुंह उठा उठा कर बड़ों की बातें सुन रहे थे। किसी तरह भी वो रात कट गई। सवेरे समुंदर के पानी पर कुछ लाशें तैरती दिखाई दी। वो साथ वाले मुल्क के लोगों की थीं। सब हैरान थे कि आखिर इन्हें नींद इतनी क्यों प्यारी है कि जाने अजीज खो देते हैं। अंधा शिकारी मरगोल शहर की गलियों में दीवारों को टटोलता हुआ इस तरह सर झुकाए धीरे धीरे चल रहा था जैसे उसने अपने अंदर कोई बड़ा ही भयानक राज छुपा रखा है। वो अंधा कुव्वत मर्दमी और बिनाई से महरूम आदमी आखिर किस काम का था? मगर वो सोना नहीं चाहता था, वो मरना नहीं चाहता था। उसने अपनी बंदूक बेदिली से कंधे पर रखी थी। रात भर सारा शहर बेदार रहा। वो पहली रात थी। ऐसा लगा कोई मेला सा लगा है। कई जगहों पर अलाव जला दिए गए। उनके गिर्द लोग बैठे खड़े बातें करते, रात के गुजर जाने के मुंतजिर रहे। बच्चे अगर ऊँगने लगते तो उन्हें झंझोर दिया जाता, ए बच्चे सोना नहीं मेरे बच्चे। कभी माँ और कभी बाप की आवाज़ सुनाई देती। नौजवान तो बस बेदार रहकर ख्वाब देखने में मशगूल थे। इसी तरह कई दिन बीत गए। अब नींद ने लोगों को बुरी तरह से परेशान करना शुरू कर दिया था। इतना भी होश लोगों को ना रहा था कि रात को बत्तियां जलानी है तो दिन में बुझा दें। सारा कारोबार ठप हो गया था। बाहर वाले शहर में आते हुए डरते थे और शहर वाले वहीं एक दूसरे के चेहरे देखते देखते एक दूसरे से बेजार हो गए थे। उन्हें किसी से कोई दिलचस्पी ना रह गई थी सिवाय बेदार रहने के और अपनी जान बचाने के। फिर एकाएकी बच्चों ने गर्दनें लुढ़कानी शुरू की। अब उन्हें थप्पड़ मार मार कर बेदार रखने की कोशिश की जा रही थी। औरतों ने अपने बाल रस्सियों से बांधकर मकान के छतों की कड़ियों से बांध दिए थे कि जब नींद का झटका लगे दर्द से वो बेदार हो जाएं। मर्द
अपनी उंगलियों को दांतों तले दबाते रहते और इस तरह वो इस मौत से अपने आप को महफूज किए होते थे जो चुपचाप सोते में आकर इंसान को दबोच लेती है। मगर अब बेदारी भी एक मुसीबत बनने लगी थी। लगातार बेदारी भी मौत का बायस बनने लगी। मैदानों में भागते हुए आदमियों की आंखें मुसलसल बेदारी की वजह से सुर्ख होने लगी। औरतें अपने बालों के झटकों का दर्द अब महसूस न कर पाती और बच्चों पर थप्पड़ों की बारिश बेअसर हो गई। लोग खड़े खड़े गिरते और फिर मर जाते। मसला अब नींद की अनदेखी मौत का नहीं था, बड़ा मसला था बेदारी की मौत। शहर के सियाने जिनमें अभी दम था इकट्ठे हुए और उन्होंने इनके बारे में सोचो विचार करना शुरू किया जो आलमे बेदारी में मरने लगे थे। इनकी कुव्वत बर्दाश्त अब साथ न दे रही थी और वो अपनी पूरी आंखें खोले जो कि मुसलसल बेदारी की वजह से सुर्ख हो चुकी थी, खड़े खड़े मर जाते। ये बात तो सब समझ ही चुके थे कि मौत का कोई इलाज नहीं, वो नींद में भी आ सकती है और बेदारी की हालत में भी। लिहाजा सियानों ने ये करार दिया कि जो आलमे बेदारी में मर जाए उसे शहीद का दर्जा दिया जाए और जो नींद के गुलबा से सर झुका दे उसे कायर की मौत समझा जाए। और अब कौन था जो कायर की मौत मरना पसंद करता। अंधे शिकारी मरगोल ने अपनी आखिरी कोशिश की और खो के दहाने पर जाकर एक पत्थर जमीन से उठाया और अंदर दे मारा, मगर अंदर से कोई रद्द-ए-अमल महसूस न हुआ। वो मारे नींद के बेहाल हुआ जा रहा था। कई रोज से उसने शिकार की शक्ल तक न देखी थी। उसकी बंदूक की नाल जमीन से घिसट रही थी और वो जंगल की तरफ रवाना हुआ। एक एक कदम बड़ी मुश्किल से उठाता हुआ उसका सर लटक कर सीने पर आ गिरा कि उसे महसूस हुआ कि अब और नहीं। वो खौफजदा होकर उठा। नहीं, वो चीखा, मैंने जिंदा रहने के लिए अपनी बिनाई तक कुर्बान कर दी और नामर्दी की जिंदगी कबूल की। मैं मरना नहीं चाहता। उसने अपनी बंदूक ऊपर उठाई जिसमें उसे खासी दिक्कत महसूस हुई थी और फिर एक ख्याल उसके जहन में आया। उसने बंदूक की नाल अपने टखने पर रखी और लबलबी दबा दी। बंदूक की दिल दहला देने वाली आवाज फिजा में गूंजी। दरख्तों पर से कुछ परिंदे चीखते हुए उड़े और जंगल में छुपा हुआ वो खरगोश जो मरने के बाद मरगोल के कंधे पर से उछलकर जंगल की तरफ भाग गया था, अपने कान खड़े करके एक जाड़ी से दूसरी जाड़ी की तरफ भागा। मरगोल मारे शदीद दर्द की चीख उठा। उसने टटोलकर अपने टखने को महसूस किया। उसकी उंगलियां किसी सियाल से लथर गईं। वो खून था, मगर अब नींद नाम की कोई चीज उसके वजूद में मौजूद ना थी। उसे ये मालूम हुआ कि बेदार रहने के लिए एक जख्म की सख्त जरूरत है। वो ये इतला देने के लिए शहर की तरफ लपका। अंधा शिकारी मरगोल लंगड़ाता हुआ शहर के नगर द्वार में दाखिल हुआ। इस सारे चक्कर में उसे काफी दिन लग गए थे। शहर में लोग दरादर मर रहे थे। उसे ये भी मालूम ना हुआ कि ये दिन है या रात। सब तरफ सन्नाटा था। उसके टखने में शदीद दर्द था और वो कुछ देख नहीं सकता था। जा बजा उसके पांव लोगों की लाशों से टकरा जाते। वो गिरता पड़ता शहर के वस्त में पहुंचा। टटोल टटोल कर चबूतरे पर चढ़ा और अपनी पूरी कुव्वत जमा करके अपनी बंदूक कंधे पर रखकर बिल्कुल फौजियों की तरह खड़ा हो गया। उसने लोगों को पुकारना शुरू किया, इस शहर के रहने वालों, मैंने जिंदगी का राज पा लिया है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार मैं जंगल से शिकार करके लौट रहा था कि मैंने एक सियाफाम औरत को बिल्कुल बढ़ना समंदर में से निकलकर पहाड़ी की तरफ जाते देखा। और फिर जो कुछ हुआ उसे बताने की ज़रूरत नहीं, मगर असल बात यह है कि अगर आप सब जिंदा रहना चाहते हैं तो आपको बेदार रहना होगा और बेदार रहने के लिए एक जख्म की ज़रूरत है। और जख्म, वो अचानक खामोश हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी बात कोई नहीं सुन रहा। कहीं कोई हरकत नहीं, कहीं कोई आवाज़ नहीं, कहीं कोई सुनने वाला नहीं। तब उसने एक बार फिर बुलंद आवाज़ में कहा, क्या आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? मगर उसे कोई जवाब न मिला। वो अपनी अंधी आंखों से फिजा में घूरता रहा, हत्ता कि उसकी आंखें पानी से भर गईं और आंखों का पानी उसके रुखसारों तक बहने लगा। शिकारी मरगोल अंधा था। वो ये देख तो ना सका कि अब शहर में उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं बचा, लेकिन उसने ये बात महसूस कर ली थी। शहर बिल्कुल वीरान पड़ा था। मकानों की छतों पर धूप फैली हुई थी और फिजा में गिद्ध और चीलें अपने पर पिलाएं खामोशी से उड़ रही थी। वो धीरे धीरे चबूतरे से उतरा और लंगड़ाता हुआ शहर के दरवाजे से बाहर निकल गया। उसकी नाक ने पहली बार सड़ी हुई लाशों का ताफुन महसूस किया और वो डरकर तेजी से कदम बढ़ाने लगा। समुद्र के साहिल की नरम रेत उसके पाँव के नीचे दब दब जाती थी कि अचानक वो किसी चीज से टकरा गया। वो एक खरगोश का मुर्दा जिस्म था। उसने उसे अपने हाथों में उठा लिया। नरम नरम बालों से बड़ा हुआ सर्द जिस्म। वो उसे अपनी गोद में लेकर वहीं बैठ गया और समंदर की तरफ मुंह करके वुसअत को महसूस करने की कोशिश करने लगा। उसकी बंदूक उसके करीब पड़ी थी। उसे अपना वजूद बेकार महसूस होने लगा। अपनी बंदूक समेत
اور ٹخنے کے زخم سمیت وہ انتظار کرنے لگا سمندر کی اس لہر کا جو تیزی سے اچھل کر آئے گی اور اسے اپنی باہوں میں بڑھ کر سمندر کی گہرائی میں لے جائے گی۔ اچانک اسے پہاڑی کی کھو میں سے کسی عورت کی چیخ سنائی دی۔ وہ ادھر پلٹا مگر اب اس میں بالکل سکت باقی نہ تھی کہ وہ کھو کے دہانے پر جا کر پتھر اٹھاتا اور اندر دے مارتا۔ پیارے دوستو، اگر آپ ایسی ہی کہانیاں سننے کے شوقین ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔